देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जहां तक बात की थी के बाद हम आगे चलते हैं और एक चीज यहां से कंफर्म करते हैं कि जनरेटर एक डिवाइस होता है। तो क्या करता है? जनरेटर आपके मैकेनिकल वर्क को, वो जनरेटर देखा है आपने कभी? कोई भी जनरेटर देखा है। कहाँ पर देखा है? गांव। गाँव में कैसा होता है देखने में? बड़ा होता है। और उसमें एक व्हील होता है हैंड। जो रोटेट हाँ करता हाँ, रहता है। व्हील होता है जिसको घुमाना पड़ता ये है जी। हाथ से चलाते हैं, है ना? जी जी, इसको घुमाना पड़ता है जी। एक और चीज होती है उस सबके अलावा उसके अंदर, वो इंजन पे काम करता है, इंजन प्रिंसिपल पे, क्योंकि उसके अंदर फ्यूल डलता है। जी। अब लाइट को बनाने के लिए आप कोई हाथ का यूज थोड़ी करोगे, हाथ से ही घुमाते रहोगे। हाथ से घुमा भी लेंगे ना, तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए आपको एक व्हील को 1 मिनट के अंदर 220 से 230 रेवोल्यूशन पर मिनट घुमाना पड़ता है। उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। पता है आपको? नहीं। अच्छा, कभी आपने घर पे सुना है वो अपने फादर से, क्योंकि कार तो वही चलाते हैं, आप भी चला लेते हैं, जी। तो एक चीज आपने सुनी होगी कि अगर हम जैसे कार की या बाइक की बैटरी लो हो जाती है, तो हमने ये सुना है कि एक बार हम लॉन्ग रूट पे जाएंगे ना, तो बैटरी उससे चार्ज हो जाएगी। सुना है ऐसा? या बैटरी कभी शायद डाउन यार। नहीं? सर बैटरी डाउन होती है तो फिर उसको रिचार्ज करना पड़ता है ना। रिचार्ज करना पड़ता है तब जब आपकी जो कार या ऑटो व्हीकल जो है ना, वो बहुत कम थोड़ी डाउन। कम एरिया में चलती जी। है। ज्यादा बड़े एरिया में नहीं चलती, बहुत कम एरिया में चलती। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे ना, जिसमें आपकी गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा होती है, 80 70 90 तक रहती है, तो पता है क्या होता है? इतनी स्पीड पर जाने के बाद आपको बैटरी को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैटरी खुद से चार्ज हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे डायनोमो लगे होते हैं उसके अंदर, जनरेटर, जो आपका व्हील रोटेट करता है ना, उसी व्हील से कार, बाइक या कार की बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है। अच्छा। जी। तो जो हाई स्पीड कार होती है उनके अंदर बैटरी ऑलरेडी चार्ज हो जाती है। आपने वो देखी है फोर्ड वर्सेस फरारी? देख देखने की कोशिश की पर फिर भूल गया। देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी आपने जनरेटर को दी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट जनरेट हुई है ना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तरह की होती है। या तो आपका जो करंट है वो ऐसे करके मूव करेगा, आगे की तरफ अगर आप प्रोपोगेट कराना है तो वो ऐसे करके मूव करेगा, ऐसे करके। और एक आपका जो करंट मूव करता है वो ऐसे करता है, यूं करके। तो जो करंट बिना ऑसिलेशन के मूव कर रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी, या इसका नाम होता है डायरेक्ट करंट। और ये जो आपका ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। तो आपके पास ना एक इन्वर्टर होता है, इसका तो नाम सुना होगा इन्वर्टर का। हाँ। कहाँ पे सुना है? इंडिया में था। अच्छा, इंडिया में सुना है, वहां नहीं सुना? इन्वर्टर नहीं है वो? कैसे? इन्वर्टर नहीं है घर पर? सर मुझे कोई आइडिया नहीं इधर का।
इन्वर्टर का आइडिया नहीं है, मतलब घर में लाइट जाती नहीं है कभी भी? नहीं, अच्छा, तब तो नहीं सुना ऐ- होगा। ऐसा कोई मसला नहीं होता। इन्वर्टर एक डिवाइस होता है, हमारे पास एक बैटरी होती है, बैटरी पे टर्मिनल लगे होते हैं, तो और ये हमारी बैटरी है। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है? नहीं, नहीं पढ़ी। तो काइनेटिक केमिस्ट्री पढ़ी है। जी जी, अच्छा। यहाँ से दो वायर इन्वर्टर में जा रहे होते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, इसके वायर लगे होते हैं बाहर से आती हुई लाइट के अंदर। तो ये जो लाइट आती है बाहर से हमारे घरों में, वो अल्टरनेटिंग लाइट, करंट की लाइट होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं ना, वो करंट जो देती है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। इन्वर्टर उस करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट, और बैटरी के अंदर स्टोर करा देता है। अब जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपकी लाइट चली जाती है, तो ये डिवाइस उलट देता है करंट। मतलब पहले जो करंट का फ्लो था वो एसी से डीसी था, लेकिन जैसी लाइट जाएगी तो आपको करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो बैटरी अपना करंट देती है। तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वो कौन सा होगा? वो होगा डायरेक्ट डीसी। करंट। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, वो डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करेंगे। आप अगर डायरेक्ट करंट दोगे ना किसी को, डायरेक्ट बैटरी से निकाल कर करंट दे दोगे, तो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज खराब हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, ऑसिलेशन होता नहीं है, जीरो लॉस होता है एनर्जी का। रेजिस्टेंस ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, रेजिस्टेंस को उड़ा देता है। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो फूक सकते हैं। तो यहाँ से जो डायरेक्ट करंट आ रहा है उसको इन्वर्टर को देते हैं, इन्वर्टर उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या होता है, एक ऑसिलेटिंग करंट होता है। जो करंट जनरेटर ने इंड्यूस किया है, वो कैसा होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो आप हमारी तरफ से पहली हेडिंग लिखिएगा। ये जो पूरी कथा बनाई मैंने, वो समझ में आई आपकी? जी। देखो चैप्टर इंटरेस्टिंग है आगे, अल्टरनेटिंग करंट। सर वो सब पीछे वाला नोट करना है क्या? नहीं नहीं, वो बेसिक था बताने का। आप चाहें तो बाद में लिख सकते हैं उसको। आपका जो मेन है हेडिंग वो यही है, अल्टरनेटिंग करंट हेडिंग का। देखिए, करंट होता है तो करंट के साथ साथ उसके वोल्टेज भी होते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ में आपने पढ़ा था V इज प्रोपोर्शनल टू I, पढ़ा था। जी पढ़ा है। तो अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट बोल रहा हूँ, तो इससे जनरेट होने वाला पोटेंशियल भी अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है। जी। तो लिखिएगा इसमें पहली लाइन, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी easily converted from one value to other easily converted from one value to other by mean of the transformer, one value to other by the mean of the transformer। लिख लिया? जी। यानी कि आप वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इंडिया में जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा, यहाँ हमारे यहाँ दो तरह के वायर्स होते हैं, एक वायर्स होते हैं ऊपर, एक वायर्स होते हैं उसके नीचे। मतलब कभी देखा है रोड पर, एक तो वायर होते हैं ऊपर जा रहे होते हैं, वो 11,000 वोल्टेज अपने अंदर रखते हैं, और जी दूसरा होता है नीचे जिस घर में लाइट आती है। पता है ये वाली देखा है। बात? हाँ, तो पता ऊपर नहीं जो थी है पर वो, जी,
मुझे ये बात पता नहीं थी पर मैंने देखा है। अच्छा अच्छा। दो वायर होते हैं इंडिया के अंदर। एक वायर आपके ऊपर जाते हैं और उससे एक नीचे वायर होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि एक दो तीन वायर, वो जो नहीं, एक पूरा कनेक्शन नीचे होता है, एक पूरा कनेक्शन ऊपर होता है। तो ऊपर वाला जो कनेक्शन होता है ना, बहुत बड़े बड़े पोल्स पर, पिलर्स पर लगा होता है। और जो छोटे छोटे पोल्स होते हैं उन पर आपके घर का जो सप्लाई है या जो इंडस्ट्री का सप्लाई है, जो भी आपकी कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट है, उसमें करंट फ्लो होता है। तो करंट ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले वायर से जाता है, ऊपर वाले वायर जाते हैं सीधे ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस हायर वोल्टेज को, जितने की रिक्वायरमेंट होगी जहां जहां पर, उतना भेजेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर, इसमें आप पहले भेजते हैं हायर पोटेंशियल वाले वायर्स, वो आकर इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। मान लो इंडिया के अंदर यहाँ पर जो जाते हैं वो 11,000 वोल्ट की लाइट होल्ड करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ से ये वायर्स निकालता है। अब ये वायर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालता है। जनरली यहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो टाइप के वायर्स की होती है। एक तो वो वायर जो 440 वोल्ट होल्ड करते हैं, और एक वो वायर जो 220 वोल्ट होल्ड करते हैं। तो ये 220 वोल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ये आपके डोमेस्टिक लेवल पर होती है, डोमेस्टिक लेवल पर। लेकिन जो 440 की ये होती है, ये कुछ घरों में भी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज्यादातर ये जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इससे ज्यादा वोल्टेज कहाँ रिक्वायर्ड होता है आपको पता है? आपने कभी रेल चलती हुई देखी है इंडिया में? नहीं, देखी नहीं है। ट्रेन नहीं देखी? ट्रेन, नहीं, ट्रेन देखी नहीं है इंडिया में आने के बाद? मतलब दूर से जी, वैसे। अच्छा, ट्रेन जब चलती है या आपके यहाँ पे क्रेन वगैरह चलते होंगे, तो ऐसे रोड के ऊपर वायर्स होते हैं। उस वायर में एक टी लगी होती है, ऐसे करके, जो इन तीनों से टच कर रही होती है ना। उसमें क्या होता है, ये जो वायर है इसमें और ज्यादा पोटेंशियल होता है, ये 25,000 वोल्ट का पोटेंशियल कैरी करती है। क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है आपको एक हैवी व्हीकल चलाने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर वाला पॉइंट समझ में आया आपके? ट्रांसफार्मर करता क्या है, ये वोल्टेज शायद की ये वैल्यू को वेरी शायद ये करा। मेट्रो के लिए भी सिमिलर होता है ना? किसके? मेट्रो। मेट्रो में भी। मेट्रो, दरअसल मेट्रो के प्रिंसिपल अब दूसरे हो गए। मेट्रो की जो पावर है ना, सप्लाई उन्होंने मेट्रो के नीचे से ही दे रखी है। कुछ मेट्रो अच्छा। में ऊपर भी होता है। हाँ। और अभी जो मेट्रो में ज्यादातर चीजें हैं वो मैग्नेटिज्म पे डिपेंड कर रही है। देखा होगा आपने ऐसे ऊपर वायर लगा होता है। जी, देखा है। ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप, द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, द एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड। द द ऑल्टरनेटिंग करंट। In the alternating current, the energy can be transmitted. The energy can be transmitted and distributed over a long distance. And distributed over a long distance economically without any loss. Economically without any loss in the energy. Economically without any loss in the energy. लिख लिया? जी। इस पॉइंट को समझ लीजिए। आपने करंट को ट्रांसपोर्ट कराना है,
तो दो तरीके से करंट ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। एक तो आप करंट को डायरेक्ट भेज सकते हैं ऐसे करके, और एक तरीका होता है आपके पास, आप इसको ऑसिलेट करा कर भेजो, इसको हम एसी करंट बोलते हैं। तो जो एसी करंट वाला है ना, इसमें लेस लॉस होता है एनर्जी का, लेकिन डायरेक्ट करंट की आप बात करेंगे तो इसमें ज्यादा लॉस हो जाता है, मोर लॉस इन द एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर जगह एसी में भेजेंगे, जहां हमारी रिक्वायरमेंट होती है वहां डायरेक्ट करंट ही भेजते हैं। और जो आपके नॉर्मल पोटेंशियल जो होते हैं ना, वो डायरेक्ट करंट के प्रिंसिपल पर ही चलते हैं। मतलब हायर पोटेंशियल जब आपको पहुंचाना होता है तो हम डायरेक्ट करंट के ही अकॉर्डिंग भेजते हैं। तो डायरेक्ट करंट हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है। मेनली आप ये ध्यान रखिएगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें लॉसेस कम होते हैं। लॉसेस समझ रहे हैं आप? एक कंडक्टर में आप करंट फ्लो कराना है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करेगा। आपने एक तरफ एसी और एक तरफ डीसी दोनों कंडक्टर से पास कराए, तो जो एसी है उसका लॉस कम होगा, लेकिन डीसी का लॉस ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एसी। आई बात समझ में या नहीं, कुछ नहीं आया? क्या आप वापस बताएंगे? देखो, जो हमारे पास करंट इंड्यूस हो रहा है वो दो तरह का करंट है। एक तो डीसी करंट है और एक एसी करंट है। अब जी। उस करंट को आपको ट्रांसपोर्ट कराना है। तो आप करंट को भेजने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप करंट को डायरेक्ट भेजो, दूसरा तरीका क्या है आपके पास, कि आप उसको ऑसिलेट करा करा कर भेजो, यानी अल्टरनेटिंग करंट बनाकर भेजो। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो लॉस है ना आपका, वो कम होता है, मिनिमम लॉस होता है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट करंट होता है उसमें लॉस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस। मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में हमारे पास चॉइस है दो तरीके से करंट को भेजने की। एक तो आप डायरेक्ट करंट भेज दो, एक आप अल्टरनेटिंग करंट भेज दो। तो डायरेक्ट करंट लॉस ज्यादा करेगा, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा लॉस कम करेगा। लॉस दोनों में होगा, लेकिन यहाँ लॉस ज्यादा होगा और यहाँ पे लॉस कम होगा। ठीक है। जी। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, द अल्टरनेटिंग करंट इज दैट, द अल्टरनेटिंग करंट इज दैट whose magnitude is changed continuously, whose magnitude is changed continuously with the time, with the time, कॉमा लगाकर लिखिएगा, and its direction get reversed, and its direction get reversed and its direction get reversed after each half cycle, after each half cycle। लिख लिया? जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द अल्टरनेटिंग करंट शो अ पीरियोडिक मोशन, द अल्टरनेटिंग करंट शो अ पीरियोडिक मोशन। लिख लिया? जी। ठीक है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही स्टार्ट हो, उसके स्टार्टिंग के भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके एक एक फेज के लिए बता रहा हूँ।
पहला फेज है हमारा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक आ जाएगा। और एक फेज है, यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखो, ये दरअसल साइन का ग्राफ है, ऐसा ही होता है। हाँ। 0, ये है आपका पाई/2, ये है पाई, ये होगा 3 पाई/2, 2 पाई। ये होगा 2 पाई। ऐसे ये होगा 0, दिस इज पाई/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई/2 एंड दिस इज 2 पाई। तो अगर मैं करंट की वैल्यू देखूंगा, तो करंट की वैल्यू मेरी जो आई है, ये तो आई होता है जो वैल्यू आप एक पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हो, ये बराबर होती है I0 साइन ओमेगा टी। ये रिप्रेजेंटेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट का। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा I = I0 कॉस कॉस। ओमेगा टी। ठीक है, आप ये बनाइए अपनी कॉपी में। जी।
बनाया रेहान आपने? जी बना लिया। ठीक है। अब इसमें आपके कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, हमने जो बनवाया है। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी अल्टरनेटिंग करंट की बात करेगा तो वो ऑसिलेटरी करंट होता है। तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज एन ऑसिलेटरी करंट। अल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज एन ऑसिलेटरी करंट। एन ऑसिलेटरी करंट विच शो एसएचएम, विच शो एसएचएम। लिखा? जी। ठीक है। एसएचएम की फुल फॉर्म लिख लीजिएगा चाहे तो, सिंपल सिंपल हार्मोनिक। हार्मोनिक मोशन पता है। जी लिख लीजिए फिर भी। ओके सर। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही इक्वेशन बोलते हैं। तो आपने जो ऊपर लिखा है ना, आई साइन ओमेगा टी या आई कॉस ओमेगा टी, आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये है क्या क्या, और इनकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं साइन के रिस्पेक्ट में बताता हूँ, और बस साइन के रिस्पेक्ट में इनफ होगा बताना। इस तरीके से आपका ऑसिलेशन को मैंने दिखाया था। ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही बार ऑसिलेट करेगा, ये कई बार होता है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बनाया है। ऐसे करके ये आपकी इक्वेशन है। अब यहां पर देखो क्या होगा, इधर की साइड तो आपका टाइम होता है टी, और इधर की साइड होता है आपका करंट। ये इन दोनों के बीच का ग्राफ होता है। अब क्या करना है आपको, जरूरी थोड़ी है कि वो आपको ग्राफ की वैल्यू, आई की वैल्यू जीरो पर पूछे। वो हो सकता है ना आई की वैल्यू इस पर पूछे, हम्म। पाई बाय टू पर पूछे, या हो सकता है आपसे पाई पर पूछे, या हो सकता है आपसे कितने पर पूछे, थ्री पाई थ्री बाय टू, पाई बाय। या हो सकता है कि टू पाई पर पूछे। तो ये पाई टू पाई ये सब क्या है, ये आपके टाइम पीरियड्स हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। तो आपने जो फॉर्मूला लिखा है आई इज इक्वल टू, उसमें एक टर्म आती है आई नॉट, फिर आता है साइन, फिर आता है ओमेगा इंटू टी। तो इन सारी चीजों से आप पहले से वाकिफ हैं, मैं फिर भी आपको एक बार रूबरू कराऊंगा इन चीजों से। जैसे कि हमारी एक टर्म आती है आई नॉट, आपने पता है एक फॉर्मूला लिखा होगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है। जी। तो इसमें ए क्या होता है, याद है, भूल ए गए? क्या सर? इक्वेशन याद है पर ए का। ए आपका होता है मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो बाकी चीजों तो कुछ समझ में आए ना आए, लेकिन ये समझ में आएगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को बोलेंगे आई नॉट। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं हम कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले आई क्या है? आई आपका करंट है। हो सकता है ना वो करंट आप यहाँ निकालो, हो सकता है वो करंट यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, तो ये करंट कहीं पर भी आप निकाल सकते हैं। आई के बारे में लिखिएगा, आई इज द इंस्टेंटेनियस करंट। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट। पर्टिकुलर टाइम पे जब हम बात करते हैं, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और ये जो आई नॉट है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारी होती है पीक वैल्यू ऑफ द करंट। कि करंट मैक्सिमम कितनी वैल्यू देगा, पीक वैल्यू, या फिर इसका और यहां से नाम जो लिखेंगे आप, वो होता है एम्पलीट्यूड।
या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसके अलावा यहाँ साइन के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बात करूंगा ओमेगा के बारे में। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी होता है टाइम जिस पर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टी को लिखिएगा आप टाइम पीरियड ऑफ एन एसी। अभी टी जो है ये टी स्मॉल टी है, तो इसको लिखिएगा टाइम एट विच द वैल्यू ऑफ एसी डिटरमाइन। अब देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज समझाता हूँ। थोड़ा सा क्लास 11 वाले पोर्शन पे चलते हैं। ओमेगा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है। तो इसको मैं जी। और क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। तो ये जो 1 अपॉन टी है यही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो हमारा ओमेगा आएगा 2 पाई इंटू ये सिंबल। ओमेगा को कैलकुलेट करने का तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो यहाँ दो नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस होती हुई दिख रही है। ऊपर वाले में टी। टी क्या होता है? टी हमारा होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है अलग अलग होता है। साइन के लिए 2 पाई, कॉस के लिए 2 पाई होगा। अगर कोई और फंक्शन होगा तो उसके लिए डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। और जो ये सिंबल लिख रहा है आपको म्यू, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अगर बात की जाए एसी की फ्रीक्वेंसी होम अप्लायंसेस के लिए कितनी होती है? एसी की फ्रीक्वेंसी डोमेस्टिक पर्पस पर जो होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। और अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी पता करूं डोमेस्टिक पर्पस पर, तो वो ऑसिलेट ही नहीं करता, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज। ठीक है। ये किसके लिए है? दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है। जी सर। इतनी बात समझ में आ रही है ना आपके इजीली? हाँ हाँ। अब जब करंट की बात कर ली, तो करंट के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप। ये सारी बातें लिखनी है आपको, तो आप जगह छोड़ दीजिएगा इनके बारे में। ये तो आपने बना लिया था ऊपर वाला। उसके बाद ये डायग्राम बनाकर इन सब चीजों को डिफाइन करना है। तो डिफाइन आप कर लीजिएगा, ये मैं आपको भेज दूंगा। तब तक आप क्या लिखेंगे? आप एक हेडिंग लिखिएगा। वो हेडिंग नहीं, आप उसी में एक पॉइंट ऐड कीजिएगा। बोलू? जी। ईएमएफ। ईएमएफ ब्रैकेट में लिखिएगा। ईएमएफ का और नाम होता है वोल्टेज। whose magnitude is also changes whose magnitude is also changes with the direction, sorry, with the time. Whose magnitude is also changes with the time. Whose magnitude is also changes with the time, and and its direction get reversed. Its direction get reversed periodically. Its direction get reversed periodically. लिख लिया? जी। वेरी गुड। अब लिखिएगा। देखो पीरियोडिकली तो हो गया। आपने जैसे लिखा ना, आई क्या होता है? तो आई को आपने दो तरीके से लिखा था। एक तो आई आप ऐसे लिख सकते हो अल्टरनेटिव करंट के लिए, वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और एक हो सकता है आई नॉट, सॉरी,
एक और लिखा था आपने, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर इसके लिए पोटेंशियल की बात करूंगा मैं, तो पोटेंशियल जो हमारा होगा वो होगा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ई जो है पोटेंशियल है, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, इसमें लिख दीजिएगा। ये क्या है हमारा, दिस इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। और ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। ठीक है ना? जी। इसकी जगह छोड़ दीजिएगा, ये चीज आपको लिखनी है इसके नीचे। फिर एक लाइन और लिखिएगा, द अल्टरनेटिंग करंट इज एन ऑसिलेटिंग करंट। द अल्टरनेटिंग करंट इज एन ऑसिलेटिंग करंट। सही लिख लिए थे ना? हाँ लिखिए लिखिए, ऑसिलेटिंग करंट, हेंस its value is continuously vary with the time। थोड़ा तेज लिखिएगा, hence its value is continuously vary with the time। लिख लिया? जी। एक और लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द मेजरमेंट ऑफ फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी, जब कोई चीज लगातार वेरी हो रही है ना, तो आप उसको निकाल नहीं सकते। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मेजर करने के लिए उसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो लिखिएगा, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसी we go for the mean value or average value। We go for the mean value or average value of AC by defining its virtual value।